अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लर्न बायोलॉजी विद मैम नेक्स्ट डोर। तो बच्चों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 7 और इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द 5 किंगडम एंड द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के नोट्स बायोलॉजी कोर्स का। 5 किंगडम और 3 डोमेन एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, साथ साथ हम ये 2 3 4 किंगडम्स को भी थोड़ा सा बच्चों 5 मिनट्स के अंदर समझ लेंगे। क्यों? ताकि जब आपको ये पता होगा कि ये किंगडम्स कैसे बने थे और इनके क्या ड्रॉबैक्स थे, इनके क्या आप कह लो डिसएडवांटेज था या इनकी क्या लिमिटेशंस थी, जिसकी वजह से ये सिस्टम्स जो हैं वो रिजेक्ट होते गए और फिर एट द लास्ट 5 किंगडम को एक्सेप्ट किया गया। और फिर उससे बाद में अब जो करंट सिस्टम है जो बायोलॉजी के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है क्लासिफिकेशन का, वो ये 3 डोमेन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो आपको जब पास्ट पता होगा तो आपको ये प्रेजेंट बहुत अच्छा समझ आएगा। तो चलें बच्चों, हम अपना जो लेक्चर नंबर 7 है उसे स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चों अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं आपको एक ब्रीफ जो है बच्चों वो ओवरव्यू दे दूं या आपको टाइमलाइन दिखा दूं। ये एक टाइमलाइन है बच्चों जिसमें आपको सारा एवोल्यूशन समझ आ जाएगा, एवोल्यूशन ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले बच्चों 1758 के अंदर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जिसमें ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड कर दिया गया। उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे 2 ग्रुप्स में डिवाइड होंगे, एक प्लांट्स में और एक एनिमल्स में। ठीक है, फिर ये सिस्टम रिजेक्ट हो गया और 1866 के अंदर हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जिसमें उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को तो सेम रखा, उन्होंने एक न्यू ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जिसका उन्होंने क्या नेम रखा, प्रोटेस्टा। फिर ये भी रिजेक्ट हो गया और 1956 के अंदर हमारे पास 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आई जिसमें थर्ड ग्रुप के साथ साथ उन्होंने एक फोर्थ ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया और उसे क्या नाम दिया, किंगडम मोनेरा का। फिर 1969 के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटेस्टा, मोनेरा के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स को फंजाई में भी क्लासिफाई कर दिया गया और ये फिफ्थ सिस्टम था जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। देन इन 1977 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आई जो कि प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया, आर्की और फंजाई को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, लेकिन इस सिस्टम को रिजेक्ट नहीं किया गया बल्कि इसको क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया। ठीक है, और 1990 के अंदर ये एक टाइम रेंज है बच्चों, 1977 से लेके 1990 तक के मिड में हमारे पास 3 डोमेन्स एंड 6 किंगडम सिस्टम आ गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन हुआ डोमेन्स का, किंगडम्स जो है वो रिजेक्ट नहीं हुए, वही रहे, बस उनके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ले आए, उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। और क्या हमारे पास कौन कौन से किंगडम्स आए बच्चों, यूकेरिया में प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमल्स आ गए। ठीक है, और जो बैक्टीरियल डोमेन थी उसके अंदर यू बैक्टीरिया आया और आर्की डोमेन को आर्की बैक्टीरिया में क्लासिफाई कर दिया गया। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू हो गया है टाइमलाइन का। आप इस चाहें तो इस एक स्लाइड की बच्चों शुरू में स्टार्ट में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी आपको टाइमलाइन रिमेंबर करने में कि 1758 में सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम आया और जो करंट क्लासिफिकेशन सिस्टम जो इस टाइम पे यूज हो रहा है वो है 1990 1977 से 1990 तक का। ठीक है, तो अब हम इंडिविजुअली इन सारे किंगडम्स को स्टडी करेंगे कि किस तरह से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुई, किस तरह से 3 किंगडम हुई और क्या रीजन थे जिस वजह से इनको रिजेक्ट करके न्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अपने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से। ठीक है, ये बिल्कुल क्या है, द बिगिनिंग, बिल्कुल स्टार्ट में ये क्लासिफिकेशन सिस्टम आया और इसे किसने प्रपोज किया, कार्ल लिनस ने इन 1758। ये उन साइंटिस्ट की पिक्चर है जो कि मैंने अपनी फर्स्ट स्लाइड में भी लगाई हुई थी। ठीक है, और आई रिपीट के इनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनमी। टेक्सोनमी क्या होती है बच्चों, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजी की वो फील्ड जिसमें हम क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं उसको टेक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, और उसके फादर किसको क्रेडिट दिया जाता है, कार्ल लिनस को। इन्होंने 1758 में सबसे पहले जो है वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया। ठीक है बच्चों, तो किस 2 किंगडम्स में किया, नंबर 1 प्लांटी एंड नंबर 2 एनिमेलिया। ठीक है, अब देखते हैं कि बच्चों उन्होंने कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्लांटी के अंदर इंक्लूड किए और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स किंगडम एनिमेलिया में इंक्लूड किए और क्यों इंक्लूड किए, रीजंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लांटी में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आए, ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट आर स्टेशनरी। उन्होंने देखा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दैट कैन नॉट मूव, दैट कैन नॉट मूव, जितने भी स्टेशनरी ऑर्गेनिजम्स हैं और ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक मेक देयर ओन फूड, मेक देयर
ओन फूड, वो ऑर्गेनिजम्स जो स्टेशनरी हो, मूव नहीं कर सकते और अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, दे आर स्टेशनरी, दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दीज ऑल 3 ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। तो उन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर अगर ये 3 प्रॉपर्टीज हैं तो दे शुड बी इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। और उसके ऑपोजिट बच्चों, जो किंगडम एनिमेलिया था, उसके अंदर उन्होंने कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए? दैट आर मोटाइल। मोटाइल का क्या मतलब होता है? मूव। ठीक है, दैट कैन मूव। देन उन्होंने देखा जो हेट्रोट्रॉफिक हैं, दैट ऑर्गेनिजम्स हु कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है बच्चों, देयर ओन फूड, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि आउटसाइड फूड को कंज्यूम करते हैं, जैसे ह्यूमंस हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनको बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है, उनको हम हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं। ठीक है, और जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं जैसे प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो ऑर्गेनिजम्स स्टेशनरी हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं और फोटोसिंथेसिस अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उनको उन्होंने किंगडम प्लांटी में इंक्लूड कर दिया। और जितने ऑर्गेनिजम्स मोटाइल हैं, जो मूव करते हैं, इधर से उधर मूव करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक है और फूड कंज्यूम करते हैं, उनको उसने किस में ग्रुप में ऐड कर दिया? किंगडम एनिमेलिया में। ठीक है, और ये बहुत सिंपल सी एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन थी। ठीक है, आपको मैं इसके रीजंस बताती हूँ कि क्यों हुआ। दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स। ठीक है, साइंटिस्ट जो थे अभी इतनी ज्यादा जो है वो साइंटिफिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल पे, या आप कह लो कि माइक्रोस्कोपी का इतना यूज नहीं था, तो ऑर्गेनिजम्स को इतना डिटेल में अभी लोगों ने, साइंटिस्ट ने स्टडी नहीं किया था। ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स थे जो, जैसे कि मूवमेंट या फूड इंटेक के, वो देखते थे कि फूड इंटेक किस तरह से है और मूव करते हैं कि नहीं करते। इस बेस पे उन्होंने ये दो ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, और बच्चों उस टाइम माइक्रोस्कोपी जो थी वो बहुत लिमिटेड थी। आप देख रहे हो कितना स्टार्ट का टाइम है, 1758 का, और 1600 के बीच में हमारा माइक्रोस्कोप जो है वो डिस्कवर हुआ है। तो बहुत कम यूज था माइक्रोस्कोपी का उस टाइम पे। लोगों को नहीं पता था कि बैक्टीरिया भी एग्जिस्ट करता है, एलजी एग्जिस्ट करती है, और जो फंजाई हैं वो भी जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं प्लांट से। ठीक है, उनको नहीं पता था, बहुत कम लिमिटेड यूज था माइक्रोस्कोपी का, तो वो इनको एक ही प्लांट्स की तरह ही कंसीडर करते थे, एलजी और फंजाई को। तो ये आपने देखो, ये पॉइंट लिखा हुआ है ना बच्चों, इंक्लूडिंग एलजी एंड फंजाई, तो प्लांट्स के ही ग्रुप में एलजी और फंजाई को भी इंक्लूड कर दिया गया था। ठीक है, एंड क्योंकि माइक्रोस्कोपी का यूज बहुत लिमिटेड था और माइक्रोबियल लाइफ जो है वो पुअरली अंडरस्टूड थी, इतना ज्यादा साइंटिस्ट ने अभी इस माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर काम शुरू नहीं किया था, तो इसी वजह से उन्होंने सिंपली दो ग्रुप्स में बस ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया, प्लांटी और एनिमेलिया में। ठीक है, अब इस ग्रुप की बच्चों मेजर लिमिटेशन क्या थी? ठीक है, लिमिटेशन आप कह लो कि क्या मतलब होता है ड्रॉबैक्स, या आपको मैं सिंपल अगर रीजन बताऊं कि रीजंस ऑफ फेलियर, कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ये जो क्लासिफिकेशन है ये फेल हो गई, इसकी क्या लिमिटेशंस थी या क्या ड्रॉबैक्स थे, कि तीनों एक ही बात है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं कहूँ कि लिमिटेशंस क्या थी, या मैं कहूँ ड्रॉबैक्स क्या थे, या मैं कहूँ रीजंस ऑफ फेलियर्स क्या थे, तो ये एक ही बात है। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन के बच्चों जो सबसे मेजर रीजन था इसकी फेलियर का, जिसकी वजह से फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, वो ये था कि देयर वाज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फंजाई, एलजी और बैक्टीरिया। ठीक है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी ना बच्चों। साइंटिस्ट ने क्या किया, एलजी को, फंजाई को और बैक्टीरिया को उठा के किस ग्रुप में ऐड कर दिया? प्लांटी में, ग्रुप प्लांट्सी में। तो क्या ये प्लांट्स की तरह होते हैं? नहीं बच्चों। अब अगर आप मॉडर्न 21st सेंचुरी के अंदर मैं किसी से भी ये सवाल करूं, क्वेश्चन पूछूंगी, तो वो कहेगा ऑब्वियसली मैम, फंजाई, एलजी और बैक्टीरिया दे वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स हैं, एलजी और फंजाई जो है वो यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, फिर बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, फंजाई, एलजी जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, फिर इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है। तो ये तो अब 21st सेंचुरी में आके हमें इतने डिफरेंसेस पता चले ना, बैक इन 1758 साइंटिस्ट जो है वो इतने डिफरेंसेस से अवेयर नहीं थे। ठीक है, तो क्योंकि ये सिस्टम जो है वो ऑब्जर्वेशन की बेस पे, ठीक है, बस उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी, ना फंजाई के दरमियान, ना एलजी, ना बैक्टीरिया के दरमियान। ठीक है, तो बच्चों क्योंकि डिस्टिंक्शन नहीं थी, इसलिए ये ग्रुप, ये जो ग्रुपिंग थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की, ये एक टाइम के बाद रिजेक्ट हो गई। ठीक है बच्चों, अब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्यों आया? ठीक है, हमने लिमिटेशंस देखी कि क्योंकि ऑब्जर्वेशनल बेस पे था और इतना डिस्टिंक्शन नहीं थी बैक्टीरियल, एलजी और फंजाई की, तो क्या मेजर इवेंट था जिसकी वजह से 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया? तो बच्चों उसका जो सबसे बड़ा रीजन था वो था इमर्जेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन 1700, दैट इज द नीड फॉर न्यू कैटेगरी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी की जो फील्ड थी उसका
अराइज था। क्यों अराइज था? क्योंकि बच्चों माइक्रोस्कोप का जो यूज था, क्या था? माइक्रोस्कोप का जो यूज था वो इंक्रीज कर गया। ठीक है, मल्टीपल जो साइंटिस्ट थे वो उन्होंने माइक्रोस्कोप को यूज करना शुरू कर दिया। वो डिफरेंट सैंपल्स को एनालाइज करते थे, कोई प्लांट सेल्स को एनालाइज करता था, कोई एनिमल सेल्स को एनालाइज करता था, कोई ब्लड सेल्स को स्टडी करता था। ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्कोप का यूज आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहा था। तो इसी वजह से क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोन वेन ल्यूवेन होग। उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर बच्चों क्या ऑब्जर्वेशन की? उन्होंने व्हाइट ब्लड सेल्स को ऑब्जर्व किया, उन्होंने रेड ब्लड सेल्स को ऑब्जर्व किया, उन्होंने यीस्ट सेल्स को ऑब्जर्व किया, स्पर्म सेल्स को ऑब्जर्व किया और बैक्टीरियल सेल्स को ऑब्जर्व किया। तो डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड एल्गी बाय एंटोन वेन ल्यूवेनहोक इन 17th century। ठीक है, तो साइंटिस्ट रियलाइज्ड दैट मेनी ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फिट आइदर इन प्लांट नॉर इन एनिमल किंगडम। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप यूज नहीं किया था तो दे थॉट कि जो फंजाई एल्गी हैं वो बिल्कुल प्लांट्स की तरह दिखते हैं। ठीक है, लेकिन जब माइक्रोस्कोप का यूज बढ़ा तो उन्होंने देखा कि ये जो हम सेल्स ऑब्जर्व कर रहे हैं ये तो ना तो ये प्लांट्स की तरह है ना ये एनिमल किंगडम की तरह है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे, जैसे उन्होंने जब बैक्टीरियल सेल को पढ़ा तो उन्होंने देखा ना तो ये एनिमल सेल की प्रॉपर्टीज रखता है ना ये प्लांट सेल्स की प्रॉपर्टीज रखता है। इसका मतलब है कि ये एक एंटायरली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसको एक न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम दो, इसको एक अलग ग्रुप में अरेंज कर दो। यू गॉट माई पॉइंट कि किस तरह से जब माइक्रोस्कोप का यूज इंक्रीज हुआ और माइक्रोबायोलॉजी आई और साइंटिस्ट जो थे, डिफरेंट साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने डिफरेंट सेल्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। फंजाई को ऑब्जर्व किया, एल्गी को किया, बैक्टीरियल सेल्स को किया, यीस्ट सेल्स को किया। तो दे केम टू नो कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एंटायरली डिफरेंट है। दे आर नाइदर प्लांट्स नॉर दे आर एनिमल, so they belong to so they don't belong to any of the kingdom, neither to the plants neither to the animal। तो उन्होंने कहा कि अब एक न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम लाओ, एक न्यू ग्रुप लाओ जिसके अंदर हम इन सेल्स को, इन ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करेंगे। तो बच्चों सबसे जो सेकंड फर्स्ट जो मेजर एक्सपेंशन आई, ठीक है, वो क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या आई? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और इसे किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था? अर्नेस्ट हेकल इन 1866। ठीक है, और उन्होंने कहा कि आप ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा प्रोटिस्टा ग्रुप में भी और जो है वो क्लासिफाई करें। ठीक है, तो प्लांट्स एनिमल्स हमने पीछे डिस्कस कर लिए कि किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुई। अब प्रोटिस्टा में उन्होंने कौन से ऑर्गेनिजम्स डाल दिए? उन्होंने कहा ऑल माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मेड ऑफ वन सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से सेल्स होते हैं बच्चों? जो वन सेल के बने होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि वो ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोस्कोपिक हैं और वन सेल के बने हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको आप किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर दो। ठीक है, आपने उनको प्लांट्स में नहीं डालना, एनिमल्स में नहीं डालना, बल्कि आपने उनको किस किंगडम में डालना है? किंगडम प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो ये जो सबसे पहला प्लांट्स और एनिमल्स के बाद जो किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया साइंटिस्ट ने वो था किंगडम प्रोटिस्टा। और ये किन ऑर्गेनिजम्स के लिए था? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, चाहे वो ऑटोट्रॉफ्स हो या वो हेटरोट्रॉफ्स हो। ठीक है, तो व्हाई दिस चेंज? इंट्रोडक्शन ऑफ अ थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा एड्रेस्ड द ग्रोइंग डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक लाइफ लाइक बैक्टीरियल सेल्स बाय एंटोनी वेन ल्यूवेनहोक। जिस तरह से बैक्टीरियल सेल्स डिस्कवर हो रहे थे तो साइंटिस्ट ने कहा कि अब हमें एक अलग सिस्टम चाहिए, एक अलग ग्रुप चाहिए जिसके अंदर हम जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इंक्लूड कर सके। इसी तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक एमीबा and Euglena couldn't be accurately placed in plants or animal kingdom। और ये जो एमीबा के सेल्स हैं, यूजिलिना के सेल्स हैं, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे और ना तो ये प्लांट्स में आ रहे थे ना ये एनिमल्स के अंदर क्लासिफाई कर रहे थे, बिकॉज दे कंस्टिट्यूट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देखो बच्चों, जो प्लांट्स होते हैं या जो एनिमल सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं ना, मल्टीपल सेल्स, बिलियंस ऑफ सेल्स के बने होते हैं। तो अब हमें जो यूनिसेलुलर लाइफ थी उसके लिए तो एक अलग ऑब्वियसली एक सेपरेट ग्रुप चाहिए था। तो इसलिए प्रोटिस्टा को ग्रुप बनाया गया और उसके अंदर जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे माइक्रोस्कोपिक जो नजर आते हैं उन सबको किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर दिया गया। लेकिन बच्चों, जिस तरह से सेकंड टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के कुछ लिमिटेशंस थी, ड्रॉबैक्स थे, इसी तरह थर्ड किंगडम के भी सर्टेन टाइम के बाद ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस आना शुरू हो गई। ठीक है, और वो क्या थी? कि स्टिल ग्रुप डाइवर्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी टुगेदर विदाउट सेलुलर और जेनेटिक डिस्टिंक्शन। ठीक है बच्चों, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ओल्ड टाइम है, 1866 है बच्चों, 300 ईयर्स पुरानी ये बात है। तो उस टाइम पे आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो डिफरेंस है सेल्स के बीच बच्चों, वो साइंटिस्ट को नहीं पता था। साइंटिस्ट डिड नॉट न्यू कि देयर आर सर्टेन सेल्स हु आर प्रोकैरियोटिक एंड सर्टेन आर यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, साइंटिस्ट डिडंट न्यू दिस डिफरेंस एट दैट टाइम। ठीक है, तो क्या हुआ कि
इस ग्रुप की यही लिमिटेशन आई कि उन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया, बैक्टीरिया को भी डाल दिया, प्रोटोजोआ को भी डाल दिया और एल्गी को भी डाल दिया। जबकि आपको पता है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में, लेक्चर्स में भी पढ़ा है कि जो एल्गी होता है बच्चों, वो यूकेरियोट है। ठीक है, हम स्टडी कर चुके हैं ना कि एल्गी जो है वो यूकेरियोट है और जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट्स है। तो जिस तरह से माइक्रोस्कोपिक यूज बढ़ रहा था, मल्टीपल साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप को यूज कर रहे थे, ठीक है, और डिफरेंट सेल्स के ऊपर लोगों ने स्टडी करना शुरू कर दिया था, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था बैक्टीरियल सेल्स को, एल्गी को, प्लांट को, फंजाई को। ठीक है, तो जिस तरह से स्टडी इंक्रीज करी थी, एड टू नॉलेज हो रहा था, तो साइंटिस्ट ने ये चीज रियलाइज की कि ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, इसके अंदर तो हमने सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डाल दिए, जबकि बैक्टीरिया जो है वो एल्गी से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो विदाउट एनी सेलुलर डिफरेंस, ठीक है, ये ग्रुपिंग की गई थी। ठीक है, तो इस वजह से सर्टेन टाइम के बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी जो है बच्चों वो रिजेक्ट कर दिया गया और उसके बाद हमारे पास फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। ठीक है, और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से लिख लो कि फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इसलिए आया क्योंकि सेल स्ट्रक्चर को रिकग्नाइज कर लिया गया था। सेल स्ट्रक्चर मतलब कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का जो डिफरेंस था बच्चों, वो साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस कर दिया था। ठीक है, इसके ऊपर स्टडी हो चुकी थी कि जो सेल्स हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोट्स और एक होते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, तो जब सेल टाइप में डिफरेंस आ गया, तो इसी वजह से सेल स्ट्रक्चर की बेस पे साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं भाई, जो किंगडम प्रोटिस्टा था जिसके अंदर आपने बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई सबको इंक्लूड कर दिया था, अब आप एक अलहदा से सिस्टम बनाएं, एक न्यू किंगडम इंट्रोड्यूस करवाएं, जिसमें हम यूकैरियोट्स को सेपरेट कर दें और प्रोकैरियोट्स को सेपरेट कर दें। ठीक है, और ये जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है बच्चों, इसे किसने प्रपोज किया? हर्बर्ट कूपलैंड ने इन 1956। तो बच्चों उन्होंने कितने ग्रुप्स में इसको क्लासिफाई किया? किंगडम प्लांटी में, किंगडम एनिमेलिया में और किंगडम प्रोटिस्टा और मोनेरा में। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझ आ रहा है कि जिस तरह से सेल स्ट्रक्चर का डिफरेंस रिकग्नाइज हो गया, साइंटिस्ट को ये चीज पता चल गई कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल टाइप बिल्कुल डिफरेंट सेल्स हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, अब हम ऑर्गेनिजम्स को फोर ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करेंगे। हम किंगडम मोनेरा को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, प्रोटिस्टा तो पहले से था, एनिमेलिया भी था, प्लांटी भी था। तो जो न्यू सिस्टम फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ बच्चों, वो था किंगडम मोनेरा। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया है और सियानोबैक्टीरिया है, उसको उन्होंने किंगडम मोनेरा के अंदर इंक्लूड कर दिया, और जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो सब किस में रहेंगे? किंगडम प्रोटिस्टा में। इससे पहले जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था, उसके अंदर उन्होंने प्रोटिस्टा को सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे दिए थे। उन्होंने कहा जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब किस में इंक्लूड होंगे? किंगडम प्रोटिस्टा में। लेकिन जो ही प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का बच्चों डिफरेंस आया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यूनिसेलुलर दोनों में है, लेकिन जो मोनेरा है उसके अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे और प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। दोनों यूनिसेलुलर हैं, ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर है, लेकिन प्रोकैरियोटिक होंगे तो मोनेरा में जाएंगे और अगर यूकैरियोटिक होंगे तो प्रोटिस्टा में इंक्लूड किए जाएंगे। तो ठीक है, अब यहाँ से एक दफा मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि व्हाट वाज द साइंटिफिक बेसिस बिहाइंड दिस चेंज, क्यों फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हर्बर्ट कूपलैंड ने प्रपोज किया? डिस्कवरी ऑफ प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, and highlighted that bacteria and blue green algae are fundamentally different from protist। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो बैक्टीरिया हैं और जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये सेल्स जो हैं ये प्रोकैरियोटिक इन नेचर हैं और ये एंटायरली डिफरेंट हैं फ्रॉम किंगडम प्रोटिस्टिस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लेकिन बच्चों हमेशा की तरह जैसे कि कोई भी नया सिस्टम आता है तो उसकी सर्टन लिमिटेशंस भी होती हैं, क्योंकि जिस तरह से टाइम बढ़ता जाता है, न्यू न्यू डिस्कवरीज होती जाती है, नॉलेज इंक्रीज होती जाती है, तो साइंटिस्ट फिर क्लासिफिकेशन को आगे एक्सपेंड करते हैं। तो आप देख रहे हो कि एवोल्यूशन किस तरह से हो रही है क्लासिफिकेशन सिस्टम की। कैसे पहले कार्ल लिनस ने जो है वो टू किंगडम्स प्रपोज किए, देन थ्री किंगडम्स आए, अब फोर किंगडम आया। तो अब हम देखेंगे कि इसकी मेजर लिमिटेशंस क्या थी। अभी भी इसके अंदर एक लिमिटेशन ये थी कि बच्चों फंजाई was still included in plant किंगडम। फंजाई को अभी भी प्लांट किंगडम के अंदर ही इंक्लूड किया जा रहा था। ये जो किंगडम प्लांटी है, फंजाई अभी भी इसके अंदर ही इंक्लूड था। बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा को जितने भी थे वो सेल्स सारे क्लासिफाई हो गए थे, लेकिन फंजाई अभी भी किंगडम प्लांटी के अंदर ही इंक्लूड था। तो ये इसकी अभी स्टिल मेजर एक क्लासिफिकेशन डिफेक्ट था। साइंटिस्ट अभी तक ये नहीं रिकग्नाइज कर पा रहे थे कि जो फंजाई है वो प्लांट्स से बिल्कुल डिफरेंट है।
बच्चों फिर उसके बाद आया एक लैंडमार्क मॉडल जिसे हम बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, ये बहुत लैंडमार्क मॉडल था। और ये क्यों लैंडमार्क था बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत जो है वो आपने केयरफुली अंडरस्टैंड करना है। इसे किसने प्रपोज किया था? रॉबर्ट एच विटेकर ने इन 1969। ये साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट एच विटेकर, जिन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। और बच्चों उन्होंने क्या किया, उन्होंने वही काम किया जो जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का इशू था, कि उन्होंने किंगडम प्लांट्स में से किंगडम फंजाई को निकाल कर एक न्यू ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने जब फंजाई को 5th किंगडम में क्लासिफाई किया, तो साइंटिस्ट ने पूछा कि आपने किस बेसिस पे इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया है। जैसे कि हमने बच्चों 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में देखा कि ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स थी ना, ठीक है, कि जो ऑर्गेनिजम्स मूव कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, उनको प्लांट्स में डाल दिया, जो हेटरोट्रॉफिक हैं, मोटाइल हैं, उनको एनिमल्स में डाल दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब माइक्रोबियल लाइफ आई, बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ, सिंगल लाइफ सेल ऑर्गेनिजम्स आए, तो उन्होंने कहा कि जितने ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आते हैं और यूनिसेलुलर हैं, उन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दो, 3 किंगडम है। ठीक है, फिर 4 किंगडम आया, उसकी जो बेसिस थी वो ये था कि जो प्रोकैरियोटे हैं उनको मोनेरा में डाल दो, और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनको किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दो। तो हमेशा क्लासिफिकेशन सिस्टम के पीछे कोई रीजन होता है, ठीक है, कोई बेसिस होती है, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट ने जब पूछा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो किस बेसिस पे किंगडम्स को क्लासिफाई किया जा रहा है, तो उसका बहुत जो ब्यूटीफुल आंसर था बच्चों, वो ये था, इसी वजह से इसको लैंडमार्क मॉडल कहा जाता है, बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन 3 क्राइटेरिया। इस क्लासिफिकेशन के अंदर 3 क्राइटेरिया थे। सबसे पहले क्या क्राइटेरिया था? सेल टाइप का, कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक डिफरेंस के जो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाएगा, प्रोकैरियोट्स को सेपरेट होगा, यूकैरियोट्स को सेपरेट किया जाएगा। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी, कि या तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और तीसरा बेसिस जिस वजह से ये चेंज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, वो था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि हम क्लासिफिकेशन के दौरान ड्यूरिंग हम ये भी देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक हैं या वो हेटरोट्रॉफिक हैं या वो सेप्रोफिटिक हैं। ठीक है, तो इसी वजह से बच्चों जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, उसको आपने गौर से बच्चों ये समझना है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, किंगडम मोनेरा के अंदर जो पहला ग्रुप उन्होंने बनाया, उसके अंदर उन्होंने सारे प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड कर दिया। उन्होंने कहा जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे बैक्टीरिया है या साइनोबैक्टीरिया है, उसको आप किस में इंक्लूड कर दो? किंगडम प्रोकैरियोट्स में, किंगडम मोनेरा में। ठीक है, फिर प्रोटिस्टा ग्रुप आया, उसके अंदर उन्होंने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इंक्लूड किए। कौन से बच्चों? यूनिसेलुलर होंगे, मतलब 1 सेल के बने होंगे, और यूकैरियोट होंगे। समझ आई बच्चों? आप देख रहे हो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ रही, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, और सेल टाइप भी कंसीडर की जा रही है कि प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। सबसे पहले उन्होंने प्रोकैरियोट्स को किंगडम मोनेरा में डाल दिया, और जो किंगडम प्रोटिस्टा थे उसके अंदर उन्होंने यूकैरियोट्स डाले और यूनिसेलुलर डाले। ठीक है, फिर उन्होंने बच्चों देखा कि जो किंगडम फंजाई है, उसके अंदर उन्होंने मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स डाले। उन्होंने कहा जो यूकैरियोट्स होंगे लेकिन यूनिसेलुलर होंगे, वो प्रोटिस्टा के अंदर होंगे, और जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होंगे, जो 1 से ज्यादा सेल्स के बने होंगे, वो किंगडम फंजाई के अंदर इंक्लूड कर दिए जाएंगे। ठीक है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? डिकम्पोजर्स हैं। ठीक है, ना तो वो प्लांट्स की तरह अपना खाना, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और ना ही एनिमल्स की तरह वो अपना फूड किसी और से अपना फूड जो है वो लेते हैं, बल्कि वो क्या है? डिकम्पोजर्स हैं। वो डेड वेस्ट पे, डेड या वेस्ट मटेरियल के ऊपर ग्रो कर कर अपना फूड लेते हैं। ठीक है, वो क्या है? डिकम्पोजर्स इन नेचर हैं। तो उन्होंने कहा कि मल्टी सेलुलर भी होंगे, यूकैरियोट्स भी होंगे, और डिकम्पोजर्स होंगे। ठीक है, तो उनको किस में इंक्लूड कर देंगे? किंगडम फंजाई में। ठीक है, और किंगडम प्लांटी के अंदर उन्होंने मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स इंक्लूड किए, ठीक है, लाइक फंजाई। लेकिन उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है डिफरेंट, ऑटोट्रॉफ्स होंगे। वो डिकम्पोजर्स नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे? ऑटोट्रॉफ्स होंगे, फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे। और किंगडम एलिमेलिया के अंदर उन्होंने मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स तो इंक्लूड किए, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेट्रोट्रॉफ्स के। वो क्या है? मोटाइल कंज्यूमर्स हैं, अपना फूड जाकर दूसरों से लेते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको बच्चों ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो समझ आ गया होगा, कि सबसे पहले आई रिपीट कि उन्होंने प्रोकैरियोट्स को किस में डाल दिया? मोनेरा में। फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में डाला। फिर
फंजाई प्लांट्स और एनिमल्स में तीनों में मल्टी सेलुलर हैं और यूकेरियोट्स हैं, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है। फंजाई में डिकम्पोजर्स हैं, प्लांटी के अंदर ऑटोट्रॉफ्स हैं और एनिमल्स के अंदर हेट्रोट्रॉफ्स हैं। तो बच्चों देख रहे हो आप कितना ब्यूटीफुली क्लासिफाई किया रॉबर्ट एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। और ये 1969 में हुआ था और 3 बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया गया था: सेल टाइप, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। एंड फंजाई सेपरेटेड फ्रॉम प्लांट्स ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल एंड एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन। उन्होंने कहा कि भाई आपने तो अब तक यही समझा था कि फंजाई जो है वो प्लांट्स की तरह सिमिलर है, जबकि फंजाई जो है ना तो उनके पास प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल है और ना ही उनका एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन है, वो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करते और उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, बल्कि वो डिकम्पोजर्स हैं, वो डेड और वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। तो अब ये किस तरह से हो रहा था, उनको कैसे पता चल रहा था कि साइंटिस्ट को कि लैक ऑफ क्लोरोफिल नहीं है? क्योंकि माइक्रोस्कोप का जो यूज है, जो माइक्रोस्कोप थी बच्चों, उसका जो यूज था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया था, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि मोर एक्यूरेट क्लासिफिकेशन दैट इंक्लूडेड सेल बायोलॉजी एंड इकोलॉजी, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई थी कि इसमें सेल बायोलॉजी को भी इंक्लूड कर लिया गया था। ये भी देखा जा रहा था कि जी सेल प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखी जा रही थी और मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखा जा रहा था, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आई, वो 5 किंगडम से ही सिमिलर थी, लेकिन उसमें सर्टन चेंजेस आ गए, सर्टन मॉडिफिकेशंस आ गए, रिजेक्ट नहीं हुई बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो 5 किंगडम से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो क्या हुई बच्चों? मॉडिफाई हुई, चेंज किया उसको थोड़ा सा, रिजेक्ट नहीं किया गया। इससे पहले जितने क्लासिफिकेशन सिस्टम थे उनको रिजेक्ट करके न्यू मॉडल आया, न्यू क्लासिफिकेशन आई, लेकिन जो 5 से 6 क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो रिजेक्ट नहीं था, वो सिर्फ मॉडिफिकेशन थी प्रीवियस सिस्टम की, ठीक है। और किस तरह हुई, इसमें क्या डिफरेंस था? राइज ऑफ 6 किंगडम एंड 3 डोमेन सिस्टम, ठीक है। 6 किंगडम्स को इंट्रोड्यूस किया गया और 3 डोमेन जो है वो प्रपोज किया गया। और इसे किसने प्रपोज किया था? कार्ल वूज एंड जॉर्ज फॉक्स ने, ठीक है। और बच्चों, और ये 1977 से लेके 1990s के विद इन ये जो किंगडम और क्लासिफिकेशन सिस्टम है और डोमेन सिस्टम है, इसको प्रपोज किया गया, ठीक है। अब इसका मेजर चेंज क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ डोमेन्स। इससे पहले जितने भी क्लासिफिकेशन थी वो किंगडम लेवल पे थी, ठीक है, डोमेन का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन जब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आई तो उन्होंने डोमेन्स को भी इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो कितने डोमेन्स थे बच्चों? 3 डोमेन्स प्रपोज किए गए: बैक्टीरिया, डोमेन नंबर 2 आर्की एंड थर्ड डोमेन इज यूकेरिया, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो, मैंने यहाँ पर डायग्राम भी पोस्ट की हुई है कि किस तरह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई पे जो है वो क्लासिफाई की गई थी, उसको किस तरह से किया गया? 3 डोमेन्स में, ठीक है। और जो डोमेन बैक्टीरिया थी उसके अंदर कौन सा किंगडम लाई करता है? यू बैक्टीरिया, ठीक है। और जो आर्की है उसको एक न्यू डोमेन इंट्रोड्यूस किया, उसके अंदर आर्की बैक्टीरिया आ गया। और जो यूकेरिया थे, यूकेरियोट्स थे, डोमेन थी, उसके अंदर प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया को इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसकी साइंटिफिक जस्टिफिकेशन देख लेते हैं कि ये क्यों डोमेन्स के अंदर जो है वो आप कह लो कि जो हमारा ये साइंटिस्ट थे, कार्ल वूज थे, इन्होंने क्यों इसको 3 डोमेन सिस्टम को दिया जब ऑलरेडी किंगडम सिस्टम थे। तो बच्चों सबसे पहले क्या रीजन थी? साइंटिफिक जस्टिफिकेशन ये थी कि जो कार्ल वूज थे बच्चों, उन्होंने एनालाइज किया था 16S राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ये जो राइबोसोमल आरएनए है बच्चों, जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे ना, और जब हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे बच्चों कमिंग वीडियोस में, कमिंग लेक्चर्स में, तो वहां पर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि बच्चों राइबोसोमल आरएनए क्या होता है। हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए होते हैं: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो ये एक टाइप है राइबोसोमल आरएनए की। तो जो कार्ल वूज थे वो 16 राइबोसोमल आरएनए जो प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं उसको ऑब्जर्व करे थे, ठीक है, उसके ऊपर वर्क करे थे, काम करे थे, ठीक है। और उन्होंने ये देखा कि जो बैक्टीरिया है, क्या देखा? अब तक हमने बच्चों देखा था कि जो किंगडम मोनेरा था, हमने जो क्लासिफिकेशन देखी थी उसके अंदर कौन से थे? बैक्टीरिया और आर्की, ठीक है। हमने अभी तक यही देखा था ना, जो हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी उसमें मोनेरा के अंदर कौन कौन से थे? बैक्टीरिया और आर्की, दोनों इन सेल्स को इंक्लूड किया गया था किंगडम मोनेरा के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्रोकैरियोट्स हैं। लेकिन जब कार्ल वूज ने 16S राइबोसोमल आरएनए को स्टडी किया प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो उसने देखा कि ये जो बैक्टीरिया है ये आर्की से बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों के दोनों प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, दोनों के दोनों
प्रोकैरियोट्स है, लेकिन स्टिल दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बैक्टीरिया इज अनदर ऑर्गेनिज्म एंड आर्की इज अनदर ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक टाइम तक फंजाई को प्लांट्स के अंदर कंसिडर किया जाता था, लेकिन जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आई तो रॉबर्ट एच विटेकर ने देखा कि जो फंजाई है उसके पास क्लोरोफिल नहीं है और वो प्लांट से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो इसी तरह जब कार्ल वूज ने 16s राइबोसोमल आरएनए को स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया है वो आर्की से बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट है। दोनों प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं लेकिन एंटायरली डिफरेंट है। तो उन्होंने कहा कि जो आर्की है इसको बैक्टीरिया के ग्रुप से बाहर निकाल दो और इसको एक अलैदा किंगडम के अंदर इंट्रोड्यूस कराओ, इसको एक सेपरेट किंगडम दो। ठीक है, तो ही व्हाट ही डिड, ही स्प्लिट आर्की फ्रॉम बैक्टीरिया इन किंगडम मोनेरा। उन्होंने किंगडम मोनेरा को 2 किंगडम्स में स्प्लिट कर दिया और उन्होंने कहा कि आर्की जो है वो अलैदा बैक्टीरिया किंगडम बनाएगी और बैक्टीरिया एक अलैदा किंगडम कॉन्स्टिट्यूट करेगा। फाउंड दैट आर्की वाज एंटायरली जेनेटिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया डिस्पाइट बोथ बीइंग प्रोकैरियोट्स। ठीक है, बेशक दोनों के दोनों प्रोकैरियोट्स हैं लेकिन एंटायरली डिफरेंट है। और उन्होंने क्या डिफरेंस देखा? डिफरेंस इन सेल वॉल स्ट्रक्चर। उन्होंने स्ट्रक्चर को भी देखा कि उनका जो सेल वॉल है उसमें नो पेप्टिडोग्लाइकेन है। आर्की के अंदर कोई, आर्की के अंदर आपको पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं नजर आएगा जैसे आपको बैक्टीरियल सेल्स में नजर आता है। आपको मेम्ब्रेन लिपिड्स नहीं नजर आएंगे। ठीक है, उसमें ईथर लिंक्ड होते हैं आर्की के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर एस्टर लिंक्ड होते हैं। ठीक है, और जीन एक्सप्रेशन मशीनरी आर्की की जो है वो यूकैरियोट से मिलती है जबकि वो प्रोकैरियोट है, लेकिन उसकी जो जीन एक्सप्रेशन मशीनरी है वो बिल्कुल यूकैरियोट से मैच करती थी। तो उसने कहा कि जो आर्की है वो बिल्कुल डिफरेंट है बैक्टीरिया से। ठीक है, तो इसलिए उनको एक अलैदा किंगडम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाए। तो आउटकम क्या हुआ कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इस मॉडल को इसलिए इतनी सक्सेस मिली क्योंकि इसको एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की बेस पर क्लासिफाई किया गया था। साइंटिस्ट ने फाइलोजेनेटिक्स की थी कि उन्होंने एवोल्यूशन देखी थी कि क्या बैक्टीरिया और आर्की जो है वो पीछे से एक ही ऑर्गेनिज्म से आए हैं। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि नहीं, बैक्टीरिया एक अलग स्पीशी है और आर्की जो है वो बिल्कुल अलग स्पीशी है। तो क्योंकि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स देखे गए थे, एंसेस्टर्स को देखा गया था, फाइलोजेनेटिक स्टडी की गई थी, इसी वजह से इस किंगडम को ज्यादा, इस क्लासिफिकेशन को ज्यादा सक्सेस हासिल हुई। तो आई होप कि आपको ये क्लासिफिकेशन बच्चों समझ आ गई होगी और ये डोमेन सिस्टम इसी वजह से इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ये एक्सप्रेस कर किया जाए, साइंटिस्ट ये एक्सप्लेन कर सके कि जो डोमेन बैक्टीरिया है उसके अंदर सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं, जो डोमेन आर्की है उसके अंदर सिर्फ आर्की बैक्टीरिया आते हैं और जो डोमेन यूकेरिया है उसके अंदर 4 किंगडम्स आते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो ये बच्चों हो गई इसकी एक कंपैरेटिव समरी। ठीक है, और ये जो 3 डोमेन मॉडल है इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम इन बायोलॉजी यूज्ड इन जेनेटिक्स, इकोलॉजी, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड मेडिसिन। ठीक है, ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, सिस्टम है। ठीक है, जो कार्ल वूज ने प्रपोज किया था। ठीक है, और इसने किंगडम आर्की को जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको बच्चों कभी नहीं भूलना कि जो आर्की है उसको सेपरेट आउट कर दिया गया था फ्रॉम किंगडम मोनेरा। ठीक है, ठीक है, तो किंगडम आर्की बैक्टीरिया था, सेल टाइप कौन सी थी? प्रोकैरियोटिक। एंड आर्की जो बैक्टीरिया हैं दे लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स एंड दे हैव यूनिक आरएनए। जो बैक्टीरिया है उसी किंगडम यू बैक्टीरिया में क्लासिफाई किया गया, इट वाज आल्सो प्रोकैरियोटिक, दे हैव कॉमन बैक्टीरिया एंड डाइवर्स हैबिटेट्स। और यूकैरिया में कौन से किंगडम्स आए? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। एंड दे आर ऑल यूकैरियोटिक और इनके पास सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं और मल्टी सेलुलर फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, और अगर आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस देखना है तो बच्चों इससे 2-3 वीडियोस पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल टाइप किस तरह से डिफरेंट होती है। आप वहां जाकर मेरी वो वीडियो भी देख सकते हो। तो आई होप बच्चों कि आपको यहाँ तक जो है वो एवोल्यूशन ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम समझ आ गया होगा कि किस तरह से 2 किंगडम से हम 6 किंगडम तब आए, क्या रीजंस थे। ठीक है, आई होप कि आप जो है बच्चों मेरे साथ जो है वो जुड़े रहोगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी कंप्लीट एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि एनिमल किंगडम को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, उसके अंदर कितने ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। ठीक है, कितने स्पीशीज जो है वो एनिमल किंगडम के अंदर होते हैं, और सिमिलरली हम प्लांट किंगडम को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बच्चों स्टे ट्यून विद योर फेवरेट चैनल लर्न बायोलॉजी विद मैम नेक्स्ट डोर। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो बच्चों। थैंक यू सो मच गाइज, अल्लाह हाफिज।